ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं और निबंध में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं, किसी भी धर्म या व्यक्ति को राष्ट्र की अस्मिता से खेलने नहीं दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था ये। बुनियादी शिक्षा से गायब कृषि विज्ञान, क्या कृषि ज्ञान, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जागरूकता भी कम है। और मैं तो अपने बुंदेलखंड में देखता हूं कि हमारे यहाँ के किसान बड़े पिछड़े हुए हैं। वो आप देखते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच नहीं करवाते हैं कि मिट्टी की आखिर जरूरत क्या है। और आप देखिए, पुराने ही बीज जो रखे रहते हैं उसे बार बार बोते रहते हैं। और भी विभिन्न जैसे कृषि खेती किसानी से जुड़े हुए, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन, या आप देखिए मुर्गी पालन हो गया, इन्हें भी नहीं जोड़ते हैं वो। आप समझ रहे हैं, तो पिछड़े भी रहते हैं और बरसात पर भरोसा रहता है उनका। तो शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक पर्यावरण है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है जल और भोजन। यह मानव को तभी सहजता से उपलब्ध हो सकता है जब कृषि की समुचित व्यवस्था हो। और इस तरह मनुष्य के जीवन में पारंपरिक कृषि व्यवस्था अनिवार्य है। इस देश में राजनीतिक आक्रमणता, भ्रष्टाचार आधुनिक विकास के तकनीकी कोण पर ही केंद्रित रहने की शासकीय महत्वाकांक्षाओं ने उद्योगों को प्रेशर दिया और इसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया। खेती किसानी की ऐसी उपेक्षा का प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर पड़ा। फलता प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित विषय वस्तु आदर्श है। आ से अमरूद और आ से आम के साथ आरंभ होने वाली प्राथमिक शिक्षा में कृषि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। और आप देखते हैं कि यह यदि छोटी आयु से ही कृषि विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा तो बड़ी कक्षाओं में जाने पर बच्चे इस विषय पर रुचि कैसे दिखाएंगे। और आप लोग खुद सोच के देखिए, कौन किसान चाहता है कि उसका बेटा किसान बने? आप समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खेती किसानी की हालत क्या है। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरे 12 वर्षों की अवधि में जब बच्चों को कृषि और इससे जुड़े हुए इससे विभिन्न उपक्रमों के बारे में पढ़ाया जाएगा तो व्यवहारिक शिक्षण प्रदान किया जाएगा और कृषि कार्यों से संबंधित विभिन्न कार्यशालाओं में जाने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। तभी वे कृषि कार्यों के बारे में अपेक्षित ज्ञान से संचित हो पाएंगे। और ऐसा होने पर ही उनका मन खेती से सिंचित हो पाएगा। और बच्चे यदि शुद्ध आहार विहार अपनाने के प्रति जागरूक नहीं है तो इसका प्रमुख कारण यही है कि उनके बालपन से ही विद्यालयों में इस संबंध में शिक्षित नहीं किया गया। इसलिए उन्हें कृषि वर्ग की प्रमुख फसलों, खाद्यान्न, फल फूल, वन वनस्पतियों, औषधियों के गुण दोषों की जानकारी भी नहीं है। संभवतः यही कारण है कि वे खानपान की बुरी आदतों से ग्रस्त हैं। घर या फिर विद्यालयों में उन्हें इस संदर्भ में औपचारिक ढंग से ही बताया जाता है। अभिभावक, शिक्षक और नीति नेता ही जब किसी क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हो तो बच्चे इस बारे में अपेक्षा के अनुरूप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि इस काल के मनुष्य जीवन का दुर्भाग्य है कि उद्योगों, कार्यालयों, प्रगति संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए आए दिन वन क्षेत्र काटे जा रहे हैं। इस तरह से रोजाना ही कृषि क्षेत्र में कमी हो रही है और प्रकृति का असंतुलन कई दशकों से सार्वजनिक चिंता के केंद्र में ही है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण जनजीवन प्रतिक्षण असुरक्षित होता जा रहा है और ऋतु की विकृतियां भयंकर रूप में सामने आ रही हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सभी तत्व हर दिन मलिन हो रहे हैं और परिणाम स्वरूप धरती का फसल चक्र बिगड़ चुका है। फसलों की प्राकृतिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। खाद्यान्न उत्पादन पूरी तरह कृत्रिम रसायन मिश्रित और विषैले उर्वरकों व खाद पर निर्भर हो चुका है। पहले आप देखते थे कि वो देसी खाद डलता था, आप समझ रहे हैं। अब आप देखते हैं कि दुनिया भर के रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा। पारंपरिक और नैसर्गिक खाद्यान्न बीज विलुप्त होने के कगार पर है। ग्राम जीवन, ग्रामीण व्यवस्था अपने अंतिम स्तर पर है। कहाँ है? अंतिम स्तर पर है। और आप देखेंगे कि विज्ञान अभिशाप बन रहा है। चारों ओर आधुनिक जीवन द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं, रोगों और महामारियों की असुरक्षा फैली हुई है। जीवन का स्वाभाविक आनंद क्या होता है, इससे मनुष्य अनभिज्ञ है और प्रत्येक खाद्य और पेय पदार्थ शरीर का पोषण करने के बजाय उसे असाध्य रोग से भर रहा है। देश में जितने भी कृषि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय और आप देखते हैं कि अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनमें कृषि संबंधी विषयों का पठन पाठन हो रहा है और यथासंभव प्रायोगिक प्रशिक्षण भी हो रहा है, पर वे कहीं ना कहीं प्राकृतिक तत्व ज्ञान से रहते हैं। ऐसे पठन पाठन में कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए एन केन प्रकारेण कृत्रिम कृषि क्रम की ही जानकारी दी जा रही है। बीज, खाद और फसलों के संरक्षण और उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है।
कृषि संस्थान प्रतिष्ठान और उद्यमों में बीजों पर प्रयोग का जैसा अभ्यास कुछ दशकों से किया जा रहा है, उससे कृषि उत्पादों में कोई ना कोई हानिकारक तत्व स्थायी रूप में पहुंच रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया बरसों पुरानी हो चुकी है और कृषि से जुड़े हर व्यक्ति को इसमें अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसमें आप देखते हैं उत्पाद को पूर्णतः हानि रहित करने के नवीन प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आखिर में इसके अप्रत्याशित दुष्परिणाम को मनुष्य की काया की ही झेल रही है। और इसके अलावा व्यापारी गांवों, नगरों, महानगरों के असंगठित क्षेत्रों में मिलावटी और जहरीला अनाज बेच रहे हैं। अनाज में प्रयोग होने वाले प्राणघाती रसायनों का कारोबार भी उसी मात्रा में बढ़ रहा है। और आप देखिए, इससे मानव विरोधी व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और इनका नियंत्रण करने के बजाय सरकार मिलावटी अनाज खाकर स्थायी रूप में बीमार रहने वाले लोगों का इलाज करने की आड़ में बेहिसाब निजी अस्पताल खोलने को प्रोत्साहन कर रही है। बच्चों को कृषि शिक्षा से वंचित रखकर उन्हें मिलावटी अनाज पर निर्भर करके और आखिर में जहरीली भोजन से क्षतिग्रस्त अंगों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की मर्जी पर छोड़कर किस तरह की जिम्मेदारी निभाई जा रही है, यह सवाल देश के हर संवेदनशील व्यक्ति को बुरी तरह कचोट रहा है। जब मनुष्य का तन मन अप्राकृतिक अनाज खाकर अस्वस्थ होगा तो समाज परिवार में दुर्गुणों से युक्त आचार व्यवहार ही पनपेगा और फैलेगा। और सरकारों को ऐसी मानव विरोधी अस्वास्थ्य और जीवन घाती परिस्थितियों को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। देखिए, समस्याएं बताई जा रही, फिर आप देखिए समाधान बताया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रकृति, पर्यावरण व कृषि कार्यों से संबंधित विषयों की बढ़ोतरी करके करनी होगी। प्रतिवर्ष 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर कई विद्यार्थी प्रौद्योगिकी, यांत्रिकी जैसे क्षेत्रों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेजों में प्रवेश ले रहे हैं। मानविकी, वानिकी और कृषि आदि जीवन से आवश्यक रूप से सीधे जुड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अरुचि विद्यार्थियों में आरंभ से ही रही है। विद्यालय की पठन पाठन माहौल को इस सीमा तक बदलना होगा कि बच्चे प्राकृतिक जीवन की महत्ता में से परिचित हो सकें। उन्हें खेती किसानी के पुस्तकीय सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहारिक कृषि कार्यों से भी जोड़ना होगा। और जब आने वाले 50-100 वर्षों बाद इस प्रकार का विद्यालयी अभ्यास हर वर्ष एक दायित्व के साथ उत्पन्न होगा, तब आशा की जा सकती है कि मनुष्य को शुद्ध आहार प्राप्त होगा। प्राकृतिक मनुष्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए अब यही उपाय शेष है, और यह उपाय भी विश्व की समग्र प्राकृतिक परिस्थिति को तभी पुनर्जीवित कर सकेगा जब पूरी दुनिया में प्राथमिक शिक्षा में कृषि के महत्व, उपयोगिता और विशेषज्ञता पर आप देखते हैं विशेषता पर प्रकाश डाला जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए आप लोग अपने बारे में, आपकी राय क्या है। देखिए, आप लोग अपनी टिप्पणी दिया करिएगा, अपनी राय दिया करिएगा, क्योंकि भैया प्रीलिम्स आप लिखेंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे, समझ रहे हैं, निबंध आप लिखेंगे। प्रकृति और विवेक, ये आप देखिए, मनुष्य की बुद्धिमत्ता उसकी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध और गतिशील है जितना कि हमें औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा द्वारा विश्वास दिलाया गया। प्रसिद्ध शिक्षाविद सर केन रॉबिन्सन के ये विचार हमें मनुष्य और उसकी बुद्धिमत्ता का बोध कराते हैं। मनुष्य को सभी जीवों में क्या उच्चतम जीव माना गया है, यहाँ तक कि उसके जीवन एक वरदान के समान क्यों है। इस सब बातों का जवाब एक कथन से साफ हो जाता है। दरअसल मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं असीम है, हालांकि दूसरे जीवों में भी यह पहलू मौजूद है, लेकिन वह एक दायरे में सिमटा हुआ है। मनुष्य के मामले में बिल्कुल अलग है। मनुष्य की आप देखते हैं कि बुद्धि अपार है, उसकी जिज्ञासा अटल है, और जिसके कारण उसके पास अनंत संभावनाओं तक पहुंच और प्रकृति को अपनी स्थिति के अनुकूल बनाने का बल है। मनुष्य का बाकी जीवों की तुलना में ज्यादा विकास हुआ है, यह उसकी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण ही है। वह आज इतना काबिल हो गया कि उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अद्भुत तकनीकों का निर्माण किया है। मनुष्य ने अपनी प्रतिभा के जरिए नवाचारों को जन्म देकर इसे मुमकिन कर दिखाया और लगभग हर क्षेत्र में विजयी हासिल कर रहा है। इन सब उपलब्धियों की वजह से मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता की छवि देख सकता है और अपने विचारों के पीछे का कारण जान सकता है। मगर यह भी जानने की जरूरत है कि अपने विकास के साथ प्रकृति और उसके आयामों का कितना विकास हुआ है, उसकी बुद्धिमत्ता से प्रकृति को कितना लाभ है और उस पर कितना असर पड़ा है। आखिर उसकी बुद्धिमत्ता का सृजन प्रकृति से हुआ है। इसी संदर्भ में बात की जाए तो मनुष्य अपने विकास के दौरान प्रकृति, उसके आयामों और यहाँ तक कि उसके द्वारा दुनिया में कायम संतुलन को खुद ही असंतुलित कर रहा है। आज जिस स्तर पर बाढ़, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक विविधताएं सामने आ रही हैं, वह कई बार चिंता पैदा करती है। लगभग एक सदी पहले इस स्तर पर ना कोई विविधता देखी जाती थी और ना ही कोई इसकी कल्पना करता था। पिछले कुछ सालों में मनुष्य ने जिस
अनैतिक तरीके से प्रकृति का दोहन किया, उन्हीं का कर्मों का फल ये विपदाएं हैं। और मनुष्य को यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है, वह बुद्धिमान जीव है और गतिशील जीव है भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि, लेकिन यह देखने की जरूरत है कि उसकी बौद्धिक क्षमताएं कितनी मुसीबतों को नियंत्रण दे रही हैं, निमंत्रण। और एक अध्ययन के अनुसार मानव गतिविधियों में पृथ्वी को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और आप देखते हैं कि उसे ऐसी विकट परिस्थिति में धकेल दिया है जहां वैज्ञानिकों द्वारा रेखांकित नौ परिस्थितिकी सीमाओं से 4 उसके द्वारा पहले ही पार कर ली गई हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, भूमि उपयोग में परिवर्तन, नाइट्रोजन व फास्फोरस चक्रों में असंतुलन शामिल है। इन सीमाओं को पार करने से पृथ्वी की स्थिरता प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन परिवर्तनों में जलवायु परिवर्तन पार की गई सबसे गंभीर सीमा है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 350 भाग प्रति मिलियन से बढ़कर 395 भाग प्रति मिलियन हो गया है। यह स्थिति पृथ्वी की प्रणाली में अचानक परिवर्तनों का कारण बन सकती है, जैसे कि आर्कटिक वर्ग की चादरों का पिघलना, जो और अधिक ग्रीन हाउस गैसों को मुक्त कर सकता है। मनुष्य ऊर्जा का भंडार है और वह ऊर्जा उसके बिना प्रकृति अधूरी है, लेकिन यह प्रकृति मनुष्य से उसके हित और विस्तार की उपेक्षा करती है, ना कि विध्वंसक का। आज मनुष्य अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने हित के लिए कर रहा है, हालांकि पहले भी मनुष्य अपनी प्रतीक्षा का प्रयोग अपने लाभ के लिए करता है, लेकिन यहाँ फर्क बस इतना है कि पहले मनुष्य प्रकृति के साथ साझेदारी बनाकर अपना विकास करता था, जो आज प्रभुत्व से बदल गया है। हाल ही में हैदराबाद के कांचा गाचीबोली में आईटी पार्क के निर्माण के चलते लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया। और यह उदाहरण असल में मनुष्य का स्वार्थ साबित करता है, जहां वह सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करना चाहता है और उसे प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता ने उसे विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मगर जब यही बुद्धिमत्ता प्रकृति के विरुद्ध खड़ी हो जाए तब मनुष्य का विनाश तय है। और अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे यह बात समझने की आवश्यकता है, असली बुद्धिमत्ता वही है जो सृजन करे, ना कि विनाश। प्रकृति और मानव के बीच का संतुलन ही स्थायी विकास की कुंजी है। आज यह जरूरत है कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता को जिम्मेदारी से जोड़े, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस धरती को उतना ही सुंदर और जीवनदायी पाएं जितना उसे विरासत में मिला। और आप देखेंगे मनुष्य की बुद्धिमत्ता उसे बाकी जीवों से अलग बनाती है, क्योंकि वह प्रकृति को अन्य जीवों से ज़्यादा समझ पाता है। यही वजह है कि मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर पाया। आज यह मनुष्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह प्रकृति का सम्मान करे, चूंकि उसकी बुद्धिमत्ता प्रकृति की देन है, इसलिए उसे प्रकृति का ऋणी होना चाहिए। मनुष्य उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय सतत विकास के साथ हो, यही उसका प्रयास होना चाहिए। आखिर उसकी भलाई इसी में निहित है। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। वो गांधी जी ने कहा था ना कि हमारी प्रकृति के पास इतने संसाधन है कि वो हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ पूरा नहीं कर सकते हैं। वही हो रहा है आजकल। पहले आप देखते थे कि आप लोग स्कूल से निकलते थे तो बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल जाते थे, बरसात भी ठीक ठाक होती थी, हर कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सब बिलोड़ता जा रहा है। अब ये पेड़ पौधे साफ होते जा रहे हैं, देख ही रहे होंगे। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे सख्ती से आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से कई मोर्चों पर ठोस कार्रवाई की घोषणा हुई है। ये आप देखिए, ये है जम्मू कश्मीर। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया था इसे, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। ये 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था भारत का। आप देखिए, लेकिन इस तरह के कड़े संदेश देने के संकेतों के बावजूद इस दिशा में कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है। पहलगांव में आतंकियों की अंधाधुंध गोलाबारी में 26 लोगों की मौत है। जैसे ब्यौरे सामने आए उसमें स्वाभाविक ही समूचे देश में व्यापक स्तर पर क्षोभ और गुस्से का वातावरण बना हुआ है। लोग बेहद सदमे में हैं। हालांकि सरकार ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें खुली छूट देने की बात करके सभी तरफ का यह संदेश देने की कोशिश की है कि इस बार वह आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। मगर देश भर में लोगों की यह अपेक्षा और मांग है कि सरकार उच्च स्तरीय बैठक करने के समांतर आतंकियों के साथ साथ उन्हें संचालित करने वाली शक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणाओं से आगे बढ़कर बिल्कुल स्पष्ट कदम उठाती दिखे। और इस लिहाज से देखें तो सरकार आतंकियों को लक्षित करते हुए पाकिस्तान को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई कर रही है। उससे निश्चित रूप से एक संदेश जा रहा है। लेकिन पहलगाम हमले की प्रकृति को देखते हुए इस मसले पर एक व्यापक स्पष्टता वक्त का तकाजा है।
यूं तो इतने बड़े हमले के बावजूद दूतावास में कर्मचारियों की संख्या में कटौती, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर पाबंदी, सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन को निलंबित करने, अब भारतीय वायु क्षेत्र से पाकिस्तानी विमानों की उड़ान पर पाबंदी जैसे कदम उठाने के बावजूद भारत ने आमतौर पर धैर्य का ही परिचय दिया। हैरानी की बात यह है कि खुद को कटघरे में देखने के बाद पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय उल्टे सीमा पर बिना किसी वजह बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन और नाहक ही छुटपुट गोलीबारी कर रहा है। यह एक तरह से आप देखिए भारत को उकसाने की कार्रवाई है। हालांकि इसके बाद भी भारत अभी कोई सीधी कार्रवाई करने से लेकर सावधानी बरत रहा है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को सीमा पर इस तरह की हरकतें करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या यह अपने ऊपर लगने वाले आरोपों के बाद बचाव के लिए आक्रामकता का प्रदर्शन नहीं, ताकि दुनिया का ध्यान आतंकवाद को पालने से उसकी असली भूमिका से भटक सके? जग जाहिर है कि हकीकत यह है कि कई आतंकवादी संगठन भारत में अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए पाकिस्तान स्थित ठिकानों का इस्तेमाल करते हैं। वहां उन्हें आतंक फैलाने की गतिविधियों के प्रशिक्षण से लेकर हथियारों और अन्य संसाधनों की सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब भी भारत की ओर से पाकिस्तान की इस भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं, तब पाकिस्तान बिना किसी हिचक के इससे इनकार कर देता है। जबकि कई वर्ष पहले चीन में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के पाकिस्तानी सीमा के भीतर स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने को लेकर तमाम सवाल उठाए जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। और आप देखें फर्क नहीं आया। और इसमें आप देखें अब पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी है कोई आतंकी हमलों का हिसाब लेने, और आप देखते हैं इसमें आप देखें लेने और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने वाले कुछ ठोस कदम उठाए। ये आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा, इसमें आप देखते हैं 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखिए कौन कौन से देश शामिल है। ब्राज़ील है, इंडिया है, रसिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। मरते मासूम मानवीयता के सारे तकाजों को ताक पर रखकर इजराइल जिस तरह गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं जिसका हमास से कोई लेना देना नहीं है। वे सुरक्षित जगह की तलाश में दिन रात भटक रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक दुर्दशा बच्चों की हुई है। वे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही सुकून से सो पा रहे हैं। युद्ध से मिले आघातों से उनका जीवन बदहाल हो चुका है। यही आप लोग देख रहे हैं यूक्रेन रूस में भी, देखिए जो युद्ध चल रहा है, मारे सबसे ज्यादा है वो लोग जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना है। ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये है इजराइल। और आप देखते हैं कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं। हजारों बच्चों इस समय कुपोषण के शिकार हैं। गाजा की गलियों में दम तोड़ते बच्चों की देख पर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। दीर अल बला शहर के पास इजराइल के ताजा हमले में फिर कई बच्चे मारे गए और इनमें सड़क किनारे अपनी गुड़िया के साथ खेल रही एक मासूम बच्ची भी थी, जिसकी मौत ने कई सवाल खड़े किए। गौरतलब है कि गाजा पर फिर से शुरू हुए इजरायली हमले में सिर्फ पिछले एक महीने के दौरान 800-900 बच्चों की जान चली गई है। मध्य गाजा के जावेदा शहर में शांति बहाली होने के साथ जब नागरिक अपनी दिनचर्या में लौट रहे थे, तब ऐसे समय में नागरिक ठिकानों पर इजरायल के हमले को न केवल अनैतिक बल्कि युद्ध अपराध भी माना जाना चाहिए। आगे इस तरह बेलगाम हमले का क्या औचित्य है? जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं वो भी चुप बैठी हुई हैं। आप देखें वो ज्यादा कुछ रोक भी नहीं पा रही हैं। यह सोचने की जरूरत है कि गेंद और गुड़िया के साथ सड़क पर खेल रहे 4 साल की कोई बच्ची कैसे किसी का दुश्मन हो सकती है। अपनी घायल बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे भाई का यह सवाल किसी को भी कचोट सकता है कि वह क्या कर सकती थी। वह तो पत्थर भी नहीं उठा सकती थी। दरअसल युद्ध एक ऐसा उन्माद है जिसमें हमलावर देश यह नहीं देखता कि किसकी मौत हो रही है। इजरायल और हमास के बीच करीब 1.5 साल से चल रहे युद्ध में 52,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इस युद्ध में कितने बच्चे बचेंगे किसी को नहीं मालूम, मगर यह तय है कि गाजा में उनकी खिलाहट वर्षों सुनाई नहीं देगी। निर्दोष नागरिक और उनके बच्चे ना मारे जाएं, इसकी जिम्मेदारी इजरायल पर। लेकिन क्या वह अपनी इस भूमिका को समझ पा रहा है? और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर उंगली उठाने लगता है, हमारे देश पर कहता है कि हम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इजरायल कर रहा है तो कोई आप देखते हैं सवाल उठाने खड़ा करने वाला नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।